हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई हुई मूवी द केरला स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान के युवा सेंटर को दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वाले एक फातिमा नाम की लड़की से पूछताछ कर रहे होते हैं। पुलिस वालों की नजरों में फातिमा एक आतंकवादी होती है। उस पर यह इल्जाम लगाया होता है कि वो एक आईएसआईएस की एजेंट है, जो कि यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर बनकर आई है। इसी इल्जाम के चलते फातिमा को अरेस्ट किया था। फातिमा उनसे कहती है कि आपने कह तो दिया कि हम आईएसआईएस के एजेंट हैं, पर आप मेरी पूरी कहानी सुनिए कि कैसे हमें ट्रैप किया और हमारा ब्रेन वॉश किया। फिर फातिमा उनको अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। फातिमा का असली नाम शालिनी उन्नीस कृष्णन था। एक या 1.5 साल पहले फातिमा उसके शौहर इशाक के साथ अफगानिस्तान आई थी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है। एक्चुअली ये मूवी पास्ट और फ्यूचर में चलती है। जब हमें केरला के सीन दिखाए जाएंगे तब मैं उनको शालिनी कहूंगी, और जब हमें अफगानिस्तान के सीन दिखाए जाएंगे तब मैं उनको फातिमा कहूंगी। पर दोनों एक ही कैरेक्टर है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। शालिनी पुलिस वालों को बताती है कि मैं इंडिया से तो अपनी मर्जी से आई थी, पर मैं वहाँ पर जो भी कर रही थी वो मेरे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग की तरह सेट किया था। बस आके बंद कर मैं उनके ऊपर भरोसा करने लगी। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है। इशाक फातिमा को अपने कुछ रिलेटिव्स के घर लेके जाता है। वो अंदर 2 औरतों के साथ बैठी होती है। तभी वो वहाँ पर एक रुबाब देखती है। जिसको पता नहीं होगा उसको बता देती हूँ कि रुबाब एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। वो उस रुबाब को हाथ में लेकर अपने फ्लैशबैक को याद करती है, शालिनी की जिंदगी को याद करती है। शालिनी उन्नीस कृष्णन केरला की होती है। फिर हमें शालिनी की शादी की पहले की लाइफ दिखाई जाती है। शालिनी केरला में अपनी नानी और माँ के साथ रहती थी। शालिनी नर्सिंग कॉलेज में जाने से पहले उसने अपनी माँ और नानी के साथ बहुत एंजॉय किया था। फिर शालिनी अगले दिन नर्सिंग कॉलेज में जाती है। वो हॉस्टल में रहने वाली थी। कॉलेज में इंटर होते ही शालिनी दीवारों पर कुछ ऐसी पेंटिंग देखती है जो कि आतंकवादियों की थी। फिर वो अपने हॉस्टल के रूम में जाती है तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ थी। पहली नीमा, दूसरी गीतांजलि और तीसरी आसिफा। आसिफा का घर कॉलेज से आसपास ही था। कुछ ही समय में वो चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो सब क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर कोई तो चुप कर शालिनी, गीतांजलि और नीमा की फोटो खींचता है। उस कॉलेज की प्रिंसिपल उनको भाषण देने लगती है कि नर्सिंग एक जॉब समझकर बिल्कुल मत करना, वो किसी की सेवा के लिए करनी चाहिए। और बताते हैं कि आपने जो बाहर पेंटिंग और सोगस देखा, वो बाहर के ही कुछ लोग आकर हमारे कॉलेज का माहौल खराब करते हैं। हम जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। फिर शालिनी, गीतांजलि और ईमा का फोटो वो व्यक्ति किसी को तो दिखाता है। फिर सीन अफगानिस्तान पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर कुछ आदमी एक बस से टीनेज लड़कियों को बाहर निकाल रहे होते हैं। उस बस में छोटे बच्चे भी होते हैं। शालिनी, इशाक और उनका ड्राइवर ये सब दूर से देखते हैं, पर उनके पास नहीं जाती, क्योंकि उनके बॉस ने उनको वार्निंग दी थी कि पहले तुम लोगों को तालिबान की नजरों से बचना होगा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद शालिनी को उस कार में घुटन फील होने लगती है, इसीलिए वो खुले हवा में सांस लेने के लिए उस कार से नीचे उतर जाती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ लोगों के शरीर के आधे आधे टुकड़े दिखते हैं। वो देखकर फातिमा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसे वहाँ पर उल्टी हो जाती है। फिर वो फाइनली अफगानिस्तान पहुँच जाते हैं। फिर फातिमा इशाक से कहती है, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। तो इशाक पत्थर उठाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है, हमारा कॉल ट्रेस हो सकता है और दुश्मन को हमारे बारे में पता चल सकता है। फिर शांत होकर प्यार से कहता है, तुम अपने असली मकसद को पहचानो। जिहाद के रास्ते पर पहले अपनों को ही कुर्बान करना होता है। फिर वो ड्राइवर उनको छोटा सा घर देता है रहने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद इशाक शालिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, और जबरदस्ती करने के बाद इशाक शालिनी को एक थप्पड़ भी मारता है। शालिनी बहुत रोने लगती है। फिर हमें शालिनी की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, जब वो चारों गर्ल्स बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। आसिफा किसी को तो फोन पर बताती है कि मैं उन तीनों को लेकर आ रही हूँ। वो सब डिनर पर जा रहे होते हैं, पर आसिफा उनके पास आकर कहती है, मुझे बस छोटा सा काम है बीच के पास, उसके बाद हम डिनर करने जा सकते हैं। तो वो तीनों मान जाते हैं। फिर आसिफा उन तीनों को अपने 2 कजन से मिलाती है। एक का नाम होता है रमीज और दूसरे का नाम होता है अब्दुल। रमीज MBBS कर रहा होता है और अब्दुल बिजनेसमैन होता है। रमीज ऐसा उन लड़कियों को बताता है और बहुत बड़ी बड़ी भी फेंकने लगता है। फिर वो 6 जन बीच के पास जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद रात को वो चारों लड़कियां उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। वो कहते हैं, हमें जरूरी काम है, हम बाद में आते हैं, और एक एक कर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो चारों ही जाकर डिनर करने लगते हैं, पर डिनर से पहले नीमा और आसिफा प्रेयर करने लगती है। शालिनी उनसे पूछती है, आप खाने से पहले प्रेयर क्यों करते हो? नीमा कहती है, हम गॉड को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा खाना दिया, इसीलिए। आसिफा कहती है, हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने खाने से पहले प्रेयर नहीं किया तो वो पाप है। तभी वहाँ पर रमेश और अब्दुल आ जाते हैं। डांस स्टेज के पास जाकर वो 5 जन डांस करते हैं। फिर खाना खाने के बाद वो चारों गर्ल्स अपने हॉस्टल की तरफ पैदल जा रही होती है। तभी शालिनी आसिफा से पूछती है कि तुम क्या प्रेयर कर रही थी? आसिफा कहती है, मैं अल्लाह को शुक्रिया कह रही थी। अगर हमारे यहाँ बिना प्रेयर के खाना खाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, जहन्नुम में ले जाता है ये गुनाह हमको। और
और तुम्हें पता है जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होती है। ऐसा कहकर वो उनको डराने लगती है। गीतांजलि कहती है, पर मेरे पापा कहते हैं कि भगवान ने धर्म नहीं बनाया, वो हम इंसानों ने ही बनाया है, इसीलिए हमें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। पर आसिफा कहती है, अगर कोई इस्लाम में भरोसा नहीं करता तो उसे जहन्नुम की आग में जला दिया जाता है। पर नीमा उसकी बातों का मजाक उड़ाती है। पर शालिनी और गीतांजलि उसके बातों के बारे में सोचने लगती है। शालिनी उन पुलिस वालों को बताती है, आसिफा हमें हर वीक उसके घर लेके जाती थी और लास्ट ईद भी हमने उसके घर पे ही मनाया था और उसी दिन से रमीज और अब्दुल के साथ हमारी क्लोजनेस बढ़ने लगी। शालिनी रमीज से और गीतांजलि अब्दुल से। फिर डायरेक्टर हमें फातिमा और इरशाक को दिखाते हैं। उन दोनों का सीरिया जाने का प्लान होता है। इरशाक फातिमा को अकेला छोड़कर ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा होता है। इरशाक के जाने के बाद फातिमा बुर्का पहनकर अपने घर से बाहर जाती है, शायद भागने की कोशिश कर रही होती है। बाजार में जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत से लोगों की आवाजें आती है। जिस जगह से आवाजें आ रही थी फातिमा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर ISIS के कुछ लोग एक औरत का हाथ और उसके पति का गला काट डालते हैं। वो नजारा देखकर फातिमा वहाँ ही बेहोश हो जाती है। वहाँ की एक लड़की उसे संभालती है। फिर वो दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं। उस लड़की का नाम शाहजिया था। शाहजिया उसकी पड़ोसी थी। फातिमा उससे पूछती है, उस औरत का हाथ क्यों काटा? शाहजिया कहती है, क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी। ये सुनकर फातिमा भगवान का नाम लेती है। शाहजिया कहती है, देयर इज नो भगवान, देयर इज ओनली अल्लाह और शरिया में ये हराम है। फिर वो फातिमा से पूछती है कि तुम बाजार में क्या कर रही थी? क्या तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? कि पता है ना तुम्हें कि हाँ, हम जैसे औरतों के लिए घर से बाहर निकलना भी कितना मुश्किल है। ये सब शालिनी पुलिस वालों को बता रही होती है। शालिनी उनको बताती है कि ये सब वैसा नहीं था जो हमें बताया गया था। मुझे ऐसा होने लगा था कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, हम सब इसमें बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। फिर हमें आसिफा को दिखाया जाता है जो कि 2 मौलवी से मिलने जाती है। वहाँ पर 4 लड़के होते हैं, अब्दुल, रमीज और 2। फिर वो 2 मौलवी आसिफा को और उन लड़कों को एक दवाई के बारे में बताते हैं। असल में वो एक प्रकार का ड्रग्स होता है। वो 2 मौलवी कहते हैं, ये दवाई तुम्हारे काम को आसान कर देगी, आप इस दवाई को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। गरीब गरीब लड़कियों को ढूंढो, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाओ, हो सके तो उनको प्रेग्नेंट भी कर दो और हमें अगले मिशन के लिए उनको हैंड ओवर करो। फिर वो आसिफा से पूछते हैं, उन 3 लड़कियों का क्या हुआ? आसिफा कहती है, जनाब नीमा कैथलिक है, वो इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। फिर अगले दिन शालिनी, गीतांजलि और नीमा शॉपिंग मॉल में जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। आसिफा का भी कुछ अलग प्लान होता है। आसिफा का प्लान कुछ ऐसा होता है कि वो उनके पास कुछ लड़कों को भेजती है और वो उन 3 लड़कियों से बदतमीजी करने के लिए कहती है। वहाँ पर 3 लड़के जाकर उन तीनों से बदतमीजी करने लगते हैं, उनके कपड़े भी फाड़ते हैं। ये 3 लड़कियाँ बहुत एम्बैरेसिंग फील करने लगती है, पर आसपास वाले सब लोग उनको देख रहे होते हैं, पर कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आता, उनके बीच में नहीं पड़ता। फिर हॉस्टल में आसिफा उनका माइंड डाइवर्ट करने लगती है और उल्टा कहती है, शैतान को मौका ही चाहिए होता है और तुमने वो मौका दे भी दिया। इतनी सारी लड़कियाँ थी पर उनके साथ कुछ नहीं हुआ और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना हुआ था। और गॉड जीसस के बारे में भी बोलने लगती हैं। फिर शालिनी और गीतांजलि रमीज और अब्दुल के घर जाते हैं तो वो दोनों बातों बातों में उन दोनों को उस दवाई को देने लगते हैं। फिर शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहनने लगती हैं और अब्दुल और रमीज के बहुत करीब आने लगती है। पर नीमा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो इस सब से दूरी रहती। फिर एक दिन शालिनी और गीतांजलि उनसे प्यार के बारे में पूछने लगते हैं कि इस्लाम में प्यार करना जायज है, कि क्या बिना शादी के फिजिकल होना जायज है। रमीज और अब्दुल इस तरीके से बात को बताते हैं कि वो उन दोनों को सच लगता है। अगर लड़का और लड़की राजी है, कबूल है तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इस बात को सच मानकर वो 2 लड़कियां उनके साथ फिजिकल होने लगती है क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत भरोसा करती थी, उनसे प्यार करने लगी थी वो। फिर दिवाली में भी शालिनी और गीतांजलि अपने घर नहीं जाती और हिजाब पहनकर हॉस्टल में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो नीमा कहती है, दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्या तुम दोनों अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते? तो शालिनी कहती है, हाँ ये सब हम ओल्ड एज में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो नीमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से प्रेयर कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि गॉड को प्रेयर करने के लिए किसी एज की जरूरत है। फिर आस्तीफा भी उनका माइंड डाइवर्ट करने लगती है। भगवान, अल्लाह और जीसस के बारे में कंपेयर करते हुए वो उनको कुछ एग्जाम्पल देने लगती है, पर नीमा हमेशा की तरह उससे दूर भागती है। पर गीतांजलि और शालिनी उसके बातों में आ जाती है और फिर हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फातिमा एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। फातिमा उस नर्स से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे एक बार मेरे अम्मा से बात करने दो, पर वो नर्स उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन फातिमा इरशाक से कहती है कि कब हम बॉर्डर पार कर यहाँ से चले जाएंगे, पर इरशाक उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है, तुम बॉर्डर से बाहर क्या घर से
से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो वो लोग तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बेच देंगे। उसके बाद इरशाक कुछ काम से दूसरी जगह जाने लगता है, फातिमा को अकेला छोड़कर। फातिमा की बच्ची बहुत रोने लगती है, शायद तो बीमार होती है। बेचारी के पास दवाई भी नहीं होती तो वो शाजिया के पास जाती है। शाजिया के घर में कुछ दवाई होती है, वो उसे देती है और उस बच्चे को भी शांत करवाती है। शालिनी मीन्स फातिमा शाजिया से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे मेरे अम्मा से एक बार बात करवा दो, मेरे अम्मा सब संभाल लेगी। तो शाजिया भी उसे लेकर एक औरत के पास जाती है। शायद उसके पास फोन होता है, पर वो औरत उनको कॉल करने से मना करने लगती है। तो फातिमा कहती है सिर्फ 2 मिनट, मैं सिर्फ 2 मिनट ही लगाऊंगी प्लीज, और बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। तो वो औरत भी मान जाती है, पर वॉइस मैसेज के लिए, पर उनका रिप्लाई नहीं आएगा ऐसा कहती है। शालिनी अपने अम्मा को वॉइस मैसेज में बताती है कि अम्मा आप नीमा को लेकर पुलिस स्टेशन में जाओ और उन मौलवी और आस्तिफा पर दबाव बनाओ। उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ, उनकी मदद से मुझे जल्दी इंडिया वापस ले जाओ। और फिर वो अपने अम्मा की माफी मांगने लगती हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस औरत का पति वहाँ पर आ जाता है और उस औरत को गोली मार देता है, शायद फोन के लिए। फातिमा गोली का आवाज सुनकर बहुत डर जाती है, उसे बहुत गिल्ट फील होता है उस औरत के लिए, पर वो अब कर भी कुछ नहीं सकती। फिर सीन केरला में शिफ्ट होता है। शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाते हैं, वो भी हिजाब पहनकर। और आसिफा ने उनको बताया था कि तुम अब्दुल और रमेश के बारे में घर में मत बताओ। उनके पेरेंट्स उनको देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। शालिनी की माँ उसे प्रसाद खाने के लिए देती है, पर वो नहीं खाती और भगवान के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलने लगती है। तो उसकी माँ उसके पास आकर उसको एक थप्पड़ मारती है। शालिनी घर से वापस आने के बाद रमेश के घर में थोड़ी दिन के लिए रुकी हुई थी। शालिनी ये सब गीतांजलि को बता रही थी। आसिफा उनको 2 मौलवियों के पास लेके जाती है। वहाँ पर वो 2 मौलवी कुछ लड़कियों को लेक्चर्स दे रही थी। तभी शालिनी और गीतांजलि को वहाँ पर एक लड़की मिलती है, उसका नाम भाग्यलक्ष्मी होता है। उसको याद रखना, वो वहाँ ही रह रही होती है। बस वही एक लड़की नहीं, उसकी जैसे 48 लड़कियाँ वहाँ पर रह रही थी। कुछ हिंदू तो कुछ क्रिश्चियन गर्ल्स थी, और वो वहाँ पर इसीलिए रह रही थी क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया था। मतलब सभी ने एक से नहीं, अलग अलग से, पर उनकी फैमिली उनको स्वीकार नहीं पाई, इसीलिए वो वहाँ पर रह रहे थे। फिर उसके बाद शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर शालिनी और गीतांजलि रमेश और अब्दुल के घर जाते हैं रमेश को बताने। रमेश कहने लगता है कि मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि शालिनी एक हिंदू है। तो आस्तिफा मौके का फायदा उठाकर उसे सहारा देते हुए कहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है। शालिनी तुम इस्लाम कबूल कर लो। शालिनी मना करने लगती है, पर रमेश कहता है क्या तुम मेरे और हमारे बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती। आसिफा कहती है अरे उसे थोड़ा टाइम दो। शालिनी उससे पूछती है क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, तब क्या तुम मुझसे शादी करोगे। रमेश कहता है हाँ, भरोसा करो तुम मुझ पर। फिर शालिनी भी मान जाती है। फिर शालिनी और गीतांजलि इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद शालिनी का नाम पड़ता है फातिमा और गीतांजलि का नाम पड़ता है अनिशा। गीतांजलि तो अब बहुत ड्रग्स लेने लगी थी और अपने प्राइवेट फोटो भी भेजती है अब्दुल को। फिर सीन अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर 2 आदमी फातिमा के पास जाते हैं और उसे खबर देते हैं कि ईशा की मौत हो गई है। तो ये सुनकर फातिमा को शौक लगता है क्योंकि उसके पास ईशा की एक सहारा था यहाँ से बाहर जाने का। फिर फातिमा शाहजिया के पास आती है और उसे ये सब बताती है और कहती है मैं इंडिया कैसे वापस जाऊंगी, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। शाहजिया कहती है मैं कुछ करती हूँ। फिर सीन केरला में शिफ्ट होता है, हमें गीतांजलि को दिखाया जाता है। एक दिन गीतांजलि को पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है, पर इस टाइम तक वो पूरी चेंज हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आस्तिफा उससे ये कहती है कि तुम्हारे फादर एक काफिर है और काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक तुम उनके ऊपर थूको ना या पत्थर मारो ना, और तुम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी लेके आओ। फिर वो हॉस्पिटल जाती है और वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेती है और अपनी माँ को इस्लाम कबूल करने की सलाह देती है और जाते समय अपने पापा के ऊपर थूक देती है। फिर थोड़ी देर बाद अब्दुल गीतांजलि को कॉल कर कहता है अगर तुम मुझसे सच्ची में मोहब्बत करती हो तो तुम मेरे साथ सीरिया चलोगी। गीतांजलि कहती है मैंने इस्लाम को तो कबूल कर लिया, पर मैं अब इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब्दुल उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ निगाह कर कर सीरिया चलोगी, पर वो नहीं मानती। और अभी गीतांजलि को पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप है। अब्दुल कहता है मैं तुम्हारी प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। गीतांजलि कहती है दिखा दी ना तूने अब अपने असली औकात। जब शालिनी के साथ ये कुछ हो रहा था तभी समझ जाना चाहिए था कि ये तुम तीनों का प्लान है, हमें तुम दोनों के प्यार में फंसाने का और हमें प्रेग्नेंट कर कर सीरिया लेके जाने का। पर ये तो अच्छा हुआ कि तू एक नामर्द निकला, वरना मेरी हालत शालिनी की जैसी होती। दूसरी तरफ शालिनी एक मौलवी के पास जाती है। वो मौलवी उसको बताते हैं कि रमेश अपनी फैमिली को लेकर इंडिया छोड़कर भाग गया है। रमेश भाग नहीं गया होता, एक कमरे में छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। शालिनी उस मौलवी से पूछती है तो मेरा क्या होगा, मैं इस बच्चे का क्या करूँ। तो वो मौलवी कहते हैं अगर कोई बंदा तुमसे निगाह करे और इस बच्चे को अपना ले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। शालिनी को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि वो रमेश से प्यार करती थी। तभी वहाँ पर इशाक आ जाता है।
शालिनी कहती है झटक से किसी और से शादी करना, इसके बारे में मैं कैसे सोच सकती हूँ। इसी तरह शालिनी कंफ्यूज होती है। गीतांजलि अब अपने घर आकर अपने माँ बाप की माफी मांगती है और दूसरी तरफ शालिनी और ऋषभ की शादी हो जाती है। तभी शालिनी की माँ वहाँ पर आ जाती है गीतांजलि से एड्रेस लेकर और शालिनी को आवाज लगाती है। उनका आवाज सुनकर शालिनी भी बाहर आ जाती है। शालिनी की माँ उस मौलवी से कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने उसके पसंद के लड़के से शादी की। मैं अपने दामाद को भी स्वीकारूंगी और इस्लाम भी कबूल करूंगी। मैं बस मेरे बेटे और दामाद को मेरे साथ घर लेके जाना चाहती हूँ। मैं मेरे इकलौती बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी उनके पास आसिफा आ जाती है और उससे कहती है ये इम्पॉसिबल है, हम सब है आंटी उसके साथ। शालिनी भी एक शब्द अपने मुंह से बाहर नहीं निकालती और बस चुपचाप अंदर चली जाती है। फिर शालिनी की माँ गीतांजलि को फोन कर कहती है उन्होंने मुझे शालिनी को मेरे साथ लाने नहीं दिया, ऐसा क्यों? तभी उनको गीतांजलि से पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शालिनी की माँ को तो बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर अब्दुल गीतांजलि की प्राइवेट फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। गीतांजलि की फैमिली को सारे रिलेटिव्स इसके बारे में फोन कर पूछने लगते हैं। इस बेइज्जती को ना सहते हुए गीतांजलि हिजाब से फांसी लगाकर अपनी जान देती है। शालिनी उन पुलिस वालों को बताती है इतना बुरा होता है उन लड़कियों के साथ जो सीरिया जाने से मना करती है। फिर वो आगे की कहानी बताती है। शालिनी और ऋषभ को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मैं आपको अच्छे से याद करने के लिए कहा था क्योंकि किसी को उन पर शक न हो। और सीरिया जाने से पहले शालिनी को अपनी माँ से मिलने दिया जाता है। शालिनी अपनी माँ को बताती है कि वो कोडुम्बू जा रही है हनीमून के लिए। वापस आने के बाद वो उनसे मिलेगी। ये सब प्लान उन्हीं लोगों का था क्योंकि शालिनी की माँ पुलिस कंप्लेंट ना करे। एक दिन शालिनी को निमा का कॉल आता है। उस वक्त शालिनी कोडुम्बू में होती है। निमा उसे इंडिया में जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है कि रमेश कहाँ भी नहीं गया, वो यहाँ ही किसी और लड़की को फंसा रहा है। और निमा उसे ये भी कहती है कि तुमने ही मुझे एक बंदे से मिलने के लिए कहा था ना। मैं उससे मिली और मैंने उसे कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। तो एक दिन उसने मेरे ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई और उसने मेरे साथ रेप किया। गीतांजलि ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब्दुल का इतना कर भी मन नहीं भरता, इसीलिए वो गीतांजलि के घर को जला डालता है। फिर हमें कोडुम्बो का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ऋषभ और शालिनी के पास एक आदमी आकर उन दोनों का फोन लेता है। दूसरी तरफ केरला में नीमा पुलिस वाले के पास जाती उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए और कहती है आईएसआईएस ग्रुप का बहुत बड़ा एजेंडा है सर। वो लोग हर एक कंट्री में छुप कर बैठे हुए हैं, पर कोई सबूत न होने के कारण पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में शालिनी मिस फातिमा और उसकी बेटी को कुछ लोग आकर कहीं तो लेके जाते हैं और एक समय बाद शालिनी से उसकी बेटी भी छीन ली जाती है। तभी वहाँ परिशाक आ जाता है, मतलब ये मरा नहीं था। फिर इंडिया में हमें नीमा को दिखाया जाता है। नीमा उन पुलिस वालों से कहती है एफआईआर लिखने में आपको इतना समय लग रहा है तो जस्टिस कब तक दिलाएंगे। शालिनी को भी कैद कर बाकी औरतों के साथ डाल देते हैं। तभी वहाँ पर और एक लड़की को लाते हैं और वो कोई नहीं तो भाग्य लक्ष्मी होती है जो कि शालिनी को इंडिया में मिली थी। जब उन लोगों के मन में आता तब इनमें से एक लड़की को ले जाकर उसके साथ बलात्कार करते। सारी लड़कियों को वहाँ पर गुलाम बनाकर रखा होता है। कुछ दिन बाद इन लड़कियों को वो दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। शालिनी मिस फातिमा ने उस जगह को पूरी तरह से स्टडी कर रखा होता है, इसीलिए वो अभी जानती थी कि वो कहाँ है। उसे पता था कि अगर वो बॉर्डर पार करेगी तो शायद उसकी जान बच सकती है, इसीलिए वो अपने साथ दो लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर वो आतंकवादी उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। उसमें से वो दो लड़कियों को गोली मार देते हैं, पर रकीली शालिनी बच जाती है। वो अपना सफर तय करते हुए बॉर्डर के पास आकर बेहोश हो जाती है। इसी तरह फातिमा उन पुलिस वालों को मिलती है। अब से शालिनी उन पुलिस वालों से कहती है मुझे आप इंडिया भेज दीजिए, मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है। पर वो पुलिस वाली कहती है हमारे पास सिर्फ ये सबूत है कि तुम आतंकवादी हो, पर तुम निर्दोष हो, इसका एक भी सबूत नहीं है। तुम फुल ट्रेनिंग लेकर आई हो यहाँ, तुमने फेक पासपोर्ट पर 3 देशों को धोखा दिया। फिर वो पुलिस वाले शालिनी को अपनी माँ से बात करने की परमिशन दे देते हैं। शालिनी वहाँ से अपनी माँ को कॉल करती है। शालिनी की माँ उसका आवाज सुनकर बहुत रोती है। शालिनी उनसे कहती है मैं ठीक हूँ, मैं घर वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वो अपनी माँ की माफी मांगती है। उस जेल में हमें शालिनी की जैसे बहुत सी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इसी इल्जाम में आई हुई थी। फिर हमें लास्ट में रियल गीतांजलि के पेरेंट्स का बयान दिखाया जाता है और उसी तरह नीमा का भी बयान दिखाया जाता है और इसी तरह ये मूवी यहाँ ही खत्म हो जाती है। और हाँ, थैंक यू फॉर 523 सब्सक्राइबर के लिए। चल बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।